हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज के इस वीडियो में हम आपको जीके यानी कि जनरल नॉलेज पर पीवाईपी यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आए हैं और आपको उसकी एनालिसिस देंगे। ये जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लिया हुआ है वो एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया था 9 सितंबर 2024 को शिफ्ट 1 में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जीके से हम सबको डर लगता है और जीके में जो मार्क्स बना लेता है असल में सिलेक्शन उसका ही होता है। तो आइए अब हम लोग मजबूत करते हैं अपनी जीके को। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछा गया था वो पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज वॉन बाय लता मंगेशकर इन द ईयर 2001। तो हम सभी को पता है लता मंगेशकर एक बहुत ही ज्यादा मिलोडियस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंगर है हमारी इंडिया की। तो उनको 2001 में कौन सा अवार्ड मिला था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो आपके फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, पद्म विभूषण है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, भारत रत्न है। तो उन्हें ये चारों ही अवार्ड मिल रखे हैं, लेकिन 2001 में उन्हें जो अवार्ड मिला था वो था आपका भारत रत्न। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो कि लता मंगेशकर इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड प्लेबैक सिंगर्स इन इंडिया। ठीक है। नोन फॉर हर मेलोडियस वॉइस एंड अ वास्ट रेpertoire ऑफ सॉन्ग्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। यानी वो केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि बहुत सारी जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस है सब में गाना गाएंगे, बल्कि इंग्लिश में भी शायद उन्होंने सॉन्ग गा रखा है। सी वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न, इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड। देखिए, यहाँ पर आपको जानने वाली चीज ये है कि भारत रत्न जो होता है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। और इन्होंने 2001 में ये जो अवार्ड है वो अपने एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक एंड आर्ट्स में दे करके पाया था। द भारत रत्न इज अवॉर्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। लता मंगेशकर इज ऑफन रिफर्ड टू एज द स्वर कोकिला, यानी उन्हें स्वर कोकिला भी बोला जाता है, फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक ओवर सेवरल डिकेड्स। यानी जो उन्होंने कई डिकेड्स तक जो अपनी कंट्रीब्यूशन दिया इंडियन म्यूजिक में, इसीलिए इन्हें स्वर कोकिला भी बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए, कुछ और भी यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी गई है, जैसे कि फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये जो आपकी फिल्म फेयर है वो देता है और लता मंगेशकर जी को ये 1993 में मिल रखा था। पद्म विभूषण आपका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में और ये भी उन्हें मिल रखा था 1999 में। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा में, तो ये भी उन्हें मिल रखा था 1989 में। और भारत रत्न उन्हें 2001 में मिला जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच आर्टिकल हैज अ सिमिलर प्रोविजन टू दैट ऑफ आर्टिकल 32 एंड डील्स विद रिट ज्यूरिडिक्शन। तो ये आपका पॉलिटी सब्जेक्ट से है और पॉलिटी तो मैंने अपने चैनल पर पढ़ा भी रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा रिस्पांस उस पे भी हमें मिला था। बट अगर आप जाकर के दोबारा देखोगे वीडियोस को या हमारे नोट्स को पढ़ोगे तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा कि जो आर्टिकल नंबर 32 होता है उसी की तरह जो सिमिलर प्रोविजन देता है रिट ज्यूरिडिक्शन पे वो होता है आर्टिकल नंबर 226। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आर्टिकल नंबर 226 जो है वो भी आपका सिमिलर प्रोविजन देता है आर्टिकल नंबर 32 के हिसाब से और ये भी डील करता है रिट ज्यूरिडिक्शन पे। ठीक है। आप देख सकते हो, बाकी मैं आपको बता भी देता हूँ कि आर्टिकल नंबर 32 क्या है, 226 क्या है। ठीक है। तो क्योंकि आप लोग यहाँ पर सीखने आए हो। ठीक है। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 226 कहता है कि आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स। तो यानी कि ये जो आर्टिकल है आपका 226 वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एम्पावर करता है कि हाई कोर्ट जो है वो रिट ज्यूरिडिक्शन कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं रिट्स को। अब रिट्स क्या होती है अभी आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 226 क्या कहता है अच्छी तरीके से, क्योंकि हम लोग को साथ में सीखते भी चलना है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज allowing individuals to move the Supreme Court directly in case of violation of fundamental rights। यानी कि आर्टिकल नंबर 32 आपका कहता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इट इज नोन एज द हार्ट एंड सूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट लाइक, सारी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है।
ठीक है। तो मतलब आपका सिंपल सा यही है कि आर्टिकल नंबर 32 ये कहता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, रिट जुरिडिक्शन कर सकते हो। दिस आर्टिकल इज अ क्रूशियल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए, आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि रिट्स क्या होता है, क्योंकि हमने अपने वीडियोस में तो बता रखी है, पर हम यहाँ पर आपको साथ में जीरो टू हीरो बना करके चलेंगे। अ रिट इज अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिट्स इंक्लूड, सारी टाइप्स आपको समझनी पड़ेगी इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। ठीक है। These writs are powerful tools in the hands of the judiciary to ensure the protection of rights and to enforce public duties। मतलब कि सिंपल सा ये है कि रिट जो है वो आपका फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट इशू करता है। ठीक है। अब ये अच्छी तरीके से समझने के लिए आप जो हमारी वीडियो है पॉलिटी पर जरूर देखिएगा, वहां पर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। हाई कोर्ट्स का क्या काम होता है, तो हाई कोर्ट्स आर द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट्स ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। यानी कि हाई कोर्ट हर एक स्टेट में होता है, हर एक यूनियन टेरिटरी में होता है। दे आल्सो हैव appellate jurisdiction ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि जो और लोअर लेवल कोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी जुरिडिक्शन कर सकता है। हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 226 फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर अदर पर्पसेस। यानी कि हाई कोर्ट के पास जो पावर होता है वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जुरिडिक्शन का आता है, जिसके अंदर वो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी रिट लिख सकता है या फिर अदर जो आपके लीगल राइट्स है उनके लिए भी रिट इशू कर सकता है। देयर जुरिडिक्शन इज ब्रॉडर कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट तो केवल आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा तभी रिट जुरिडिक्शन करेगा, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल प्लस लीगल राइट्स दोनों की ही जुरिडिक्शन पर रिट जुरिडिक्शन कर सकता है। ठीक है, रिट इशू कर सकता है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो उम्मीद है आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि जो कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको भी चीजें सीखने को मिल रही होंगी, और हम लोग साथ में ही सीखेंगे, साथ में ही आगे बढ़ेंगे। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा किसने फॉर्म किया था 1929 में, उनका नाम आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका स्वामी सहाजानंद सरस्वती। ठीक है। तो स्वामी सहाजानंद सरस्वती वॉज अ पीजेंट लीडर इन इंडिया एंड वॉज डीपली इन्वॉल्व इन द पीजेंट मूवमेंट। यानी कि किसान के मूवमेंट में ये बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और ज्यादातर काम उन्हीं के सिलसिले में करते हैं। ही फाउंडेड द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, जैसा कि इनकी पार्टी से ही क्लियर है कि किसानों के लिए ये काफी ज्यादा कार्य करते हैं, इन 1929 टू एड्रेस द इशू ऑफ पीजेंट्स एंड फार्मर्स इन बिहार। ठीक है। The BPKs played a crucial role in mobilizing peasants against the जमींदारी सिस्टम एंड फॉर द राइट्स ऑफ टेनेंट फार्मर्स। यानी कि बीपीकेएस मतलब जो इनकी सभा है, जो इनकी पार्टी है, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल जो है वो प्ले कर रही है फार्मर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए। ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक आपको टर्म भी मिलेगा जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम तो आप सभी को पता है कि जो हमारे साहूकार होते हैं या जो भी जमींदार होते हैं उनकी जमीनों पर किसान जो है वो अपनी खेती करते हैं, और जो फसल आती है उसमें से ज्यादातर हिस्सा उन जमींदार को दे दिया जाता है और कुछ हिस्सा किसान खुद रखते हैं अपने पोषण के लिए। ठीक है। और टेनेंट फार्मर मतलब भी वही होता है, किराएदार फार्मर्स, यानी कि वो फार्मर जिनकी खुद की जमीन नहीं होती है, दूसरों की जमीन पर वो खेती बाड़ी करते हैं। स्वामी सहाजानंद सरस्वती लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, आ नेशन वाइड पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन, फर्दर एम्पलीफाइंग हिज इन्फ्लुएंस, एम्पलीफाइंग मतलब बढ़ाना, ठीक है, हिज इन्फ्लुएंस इन द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन उसे भी देख लेते हैं, जो कि कहता है कि पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, यानी कि द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया was a series of political movement for the rights of the agricultural workers and against the feudal land system। ठीक है। यानी कि ये जो आपका पूरा मूवमेंट होता है पीजेंट का, वो किस लिए होता है, तो वो आपका जो किसान है उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है।
और यहाँ पर देखिए आपको तमाम नए वर्ड्स भी देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि फ्यूडल लैंड। तो फ्यूडल लैंड मतलब भी वही हो गया जो जमींदार लोगों की लैंड होती है, जिसके ऊपर किसान अपना कार्य करते हैं, यानी उनकी खुद की लैंड नहीं होती है। दीज मूवमेंट्स वर सिग्निफिकेंट इन शेपिंग द agrarian policies of the country and addressing issues like land reform, tenancy rights and fair wages। fair wages मतलब कि जितना कार्य किया जा रहा है उस हिसाब से अच्छा वेतन मिले, ठीक है। और उसी के लिए ये सारी जो मूवमेंट है, प्रेजेंट मूवमेंट, वो होती है इंडिया में। जमींदारी सिस्टम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, जहां पर फोर्स लेबर, जहां पर आपके फोर्स्ड लेबर कराया जाता है, ठीक है। सही वेजेस नहीं दी जाती है, सही हिस्सा नहीं दिया जाता है श्रम का, ठीक है। वही आपका जमींदारी सिस्टम हो गया। अब ऑल इंडिया किसान सभा क्या है, तो ये एक नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फॉर्म हुई थी 1936 में, टू एड्रेस द इशू फेस्ड बाय पीजेंट्स अक्रॉस इंडिया, यानी किसानों की जो प्रॉब्लम्स है उनको इशू करने के लिए, ठीक है, उनको एड्रेस करने के लिए ये जो आपकी किसान सभा है, ऑल इंडिया किसान सभा, उसका फॉर्मेशन हुआ था। It worked toward the abolition of जमींदारी सिस्टम, फेयर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स, ठीक है। अब आपका स्वामी सहाजानंद सरस्वती जी का कंट्रीब्यूशन तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा सुन ही लिया। और अब ये जीवित भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ही वॉज अ key figure in the peasant movement and worked tirelessly for the upliftment of agrarian community, ठीक है। His efforts led to significant reforms in the agrarian sector and he is remembered as a champion of peasant rights in India। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम इसी तरह की और वीडियोस आप तक लाने के लिए मोटिवेटेड रह सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1861। तो ये आप लोग को बताना होगा कि किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी मुंबई में 1861 में। तो आइए देखते हैं किन्होंने की थी। तो इसका आंसर है आपका आत्मा राम पंडुरंग ने, ठीक है। तो आत्माराम पंडुरंग वॉज a social reformer and the founder of the प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1861, ठीक है। द प्रार्थना समाज वॉज अ मूवमेंट फॉर द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म इन महाराष्ट्र बेस्ड ऑन अर्लियर रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन aimed to make people believe in one god and disregard the caste system and superstition। तो बेसिकली जो इनकी प्रार्थना समाज जो है उसको बनाने का उद्देश्य ये था कि लोग एक गॉड के अंदर, यानी कि एक भगवान के अंदर, एक ईश्वर के अंदर बिलीव रखें, और ये जो कास्ट सिस्टम है या ये जो आपकी संप्रदाय में लड़ाई होती है वो सारी चीजें खत्म हो सके, सुपरस्टिशंस भी खत्म हो सके, ठीक है। आत्माराम पंडुरंग्स एफर्ट वर directed towards promoting women's education and widow remarriage and opposing child marriage। यानी कि इन्होंने काफी एफर्ट्स की जिससे कि जो वुमेन का एजुकेशन है वो भी हो सके, जो विदो यानी कि विधवा औरतें होती हैं उनकी शादी हो सके दोबारा से, और चाइल्ड मैरिज को वो ओपोज करते थे, वो ना हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपका आ जाएगा प्रार्थना समाज के बारे में और बातें, जैसे कि प्रार्थना समाज वाज इंस्पायर्ड बाय द ब्राह्मो समाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन बंगाल। तो ये वहां से इंस्पायर्ड था। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय आत्माराम पंडुरंग इन 1867 to reform the social practices and religious beliefs of the Hindus in Maharashtra। मैंने अभी आपको बता दिया। The Samaj principle were based on the teachings of Christianity and the ancient Hindu scriptures, advocating monotheism यानी कि एक ईश्वर के ऊपर बिलीव रखना, एंड डिस्कार्डिंग आइडल वर्शिप, और जो मूर्ति पूजा है उसके खिलाफ होना। अब बाकी मैं जो हूँ वो आइडल वर्शिप के ऊपर बिलीव रखता हूँ, मैं गॉड के ऊपर बिलीव रखता हूँ, भगवान के ऊपर बिलीव रखता हूँ, और आइडल वर्शिप के ऊपर भी बिल्कुल बिलीव रखता हूँ, क्योंकि हमारे हिंदुइज्म में आइडल वर्शिप है और मैं हिंदुइज्म को प्रमोट करता हूँ, हिंदुइज्म को फॉलो करता हूँ, तो मैं आइडल वर्शिप को भी बिल्कुल मानता हूँ, ठीक है। और बाकी देखिए अभी हम लोगों ने बात की थी ब्राह्मो समाज की, जिसको राजा राम मोहन रॉय ने एस्टेब्लिश किया था बंगाल में, कोलकाता में। तो उसके बारे में भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1828 इन कोलकाता। ब्राह्मो समाज वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। द समाज एम्ड एट प्यूरिफाइंग हिंदुइज्म
and promoting monotheism, rejecting the caste system, idol worship and rituals। तो वो भी इन सब के खिलाफ थे और उसी तरीके से आपकी जो प्रार्थना समाज थी वो भी थी। इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द एबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज। तो ये बात बिल्कुल अच्छी है कि उन्होंने सती जो प्रैक्टिस है कि सती होना होता था जब पति मर जाता था, ठीक है, तो जो पत्नियां होती थी जो अब विधो हो जाती थी यानी विधवा हो जाती थी, वो अपने पति की ही चिता पर लेट करके सती हो जाती थी, जल जाती थी, ठीक है। एंड चाइल्ड मैरिज, तो चाइल्ड मैरिज मतलब कि सभी को पता है बच्चों की मैरिज, तो उन सबका उन्होंने एबोलिशन किया, काफी ज्यादा उसके खिलाफ थे, जो कि अच्छी बात है। एंड द प्रमोशन ऑफ विडो री मैरिज, यानी कि जो विधवा है वो दोबारा शादी कर सकती हैं। एंड वुमेन्स एजुकेशन, तो ये एक बहुत ही अच्छा बात थी राजा राम मोहन राय जी के बारे में, तो हम सभी उनको इस बात पर नमन करते हैं। राजा राम मोहन रॉय इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसीलिए उन्हें ये बोला भी जाता है, ड्यू टू हिज एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज इंडियन सोसाइटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपका एक और पॉइंट लिखा हुआ है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। तो ड्यूरिंग द 19th एंड अर्ली 20th centuries, India witnessed several social reform movements aimed at addressing social issues like caste discrimination, जेंडर इनइक्वालिटी एंड रिलीजियस सुपरस्टिशंस। ठीक है, प्रोमिनेंट सोशल जो रिफॉर्मर्स थे उसके अंदर आपके राजा राम मोहन रॉय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, ज्योतिराव फुले हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए। दीज मूवमेंट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग मॉडर्न इंडियन सोसाइटी बाय एडवोकेटिंग फॉर एजुकेशन, वुमेन राइट एंड सोशल इक्वालिटी। ठीक है, द रिफॉर्म्स The reforms laid the groundwork for India's struggle for independence and subsequent formation of democratic and secular nation। तो आई होप आपको ये पॉइंट, ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रार्थना समाज क्या है, राजा राम मोहन रॉय जी ने जो ब्राह्मो समाज की स्थापना की वो क्या है, और बाकी के भी जो हमारे मूवमेंट्स थे उनका काम क्या था, ठीक है, तो वो सभी मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द प्ले नील दर्पण, यानी नील दर्पण किसने लिखा उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो के ऑथर कौन थे, तो यहाँ पर देखिए आपका आ जाता है दीन बंधु मित्र। ठीक है, तो दीन बंधु मित्र जो हैं वो नील दर्पण के ऑथर हैं। ठीक है, दीन बंधु, आइए थोड़ा सा इनके बारे में और जानते हैं। तो दीन बंधु मित्र वॉज अ नोटेबल बंगाली ड्रामेटिस्ट ऑफ द 19th century। ड्रामेटिस्ट मतलब जो ड्रामा लिखता है। ही रोट द प्ले नील दर्पण in 1860 to 1861, which portrays the plight of indigo farmers under British rule in Bengal। ठीक है, तो नील दर्पण मतलब कि नीला शीशा, तो नीला वर्ड जो है वो इंडिगो फार्मर्स के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, जो ब्रिटिश रूल के अंदर बंगाल के अंदर जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी उनको बताता है। नील दर्पण इज कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट वर्क इन बंगाली लिटरेचर एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ 1859 टू 60। ठीक है, तो जो इंडिगो रिवॉल्ट हुआ उसके लिए भी एक क्रूशियल रोल जो है वो कंसिडर किया जाता है, और ये एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट वर्क है बंगाली लिटरेचर के अंदर। The play was translated into English by Reverend James Long, which led to his imprisonment and fine due to its anti-British sentiments। यानी कि जो नील दर्पण था वो जाहिर सी बात है जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इंडिगो फार्मर्स उनके ऊपर लिखा गया था जो कि ब्रिटिश रूल के अंदर थे। तो उसके अंदर हालांकि तो उसके वजह से इनको क्या हुई थी, जेल भी हुई थी और भारी फाइन भी इनको लगाया गया था क्योंकि ये एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद है आपके कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि है आपका इंडिगो रेबिलियन के ऊपर, कि जो इंडिगो रेबिलियन हुआ था यानी इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था वाज अ पीजेंट मूवमेंट एंड सब्सिक्वेंट अपराइजिंग अगेंस्ट इंडिगो planters in Bengal in 1859 to 60। Indigo farmers were forced to grow indigo under oppressive conditions and received meager payment। ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा था इंडिगो फार्मर्स के साथ कि उनको जबरदस्ती इंडिगो को
ग्रो करे, क्योंकि उस टाइम पर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, ठीक है, ब्रिटिश लोग। और उनको बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में रखा जाता था, बहुत ही कम पेमेंट दी जाती थी या फिर ना के बराबर पेमेंट दी जाती थी। तो इसीलिए इंडिगो रिबेलियन हुआ, यानी कि रिवॉल्ट हुआ। द रिबेलियन हाईलाइटेड द एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश प्लांटर्स एंड लेड टू रिफॉर्म इन द इंडिगो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। तो जो भी ब्रिटिशर्स गलत काम कर रहे थे इंडिगो फार्मर्स के साथ, उन्हीं के खिलाफ ये रिबेलियन हुआ था। बंगाली लिटरेचर की अगर हम लोग बात करें तो ये वन ऑफ द रिचेस्ट literary traditions in the Indian subcontinent with works dating back to the 10th century, यानी बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट लिटरेरी ट्रेडिशन है हमारा जो बंगाली लिटरेचर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। और ये 10th सेंचुरी के पहले से ही इसके वर्क जो हैं वो मिल रहे हैं, यानी इतने पुराने वर्क्स भी इसके मिल रहे हैं। इट encompasses It encompasses a wide range of genre including poetry, drama, novels, short series and essays। तो आप सभी भी सुनते आए होंगे कि बंगाली ड्रामा बहुत फेमस होता है, पोएट्री भी फेमस है, नॉवेल्स भी बहुत हैं बंगाली के, और शॉर्ट सीरीज है, एसेज हैं, ठीक है। ब्रिटिश colonial rule in India। तो ब्रिटिश colonial rule in India lasted from 1858 to 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ। Following the transfer of power from the East India Company to the British Crown after the revolt of 1857, during this period India was subjected to economic exploitation, cultural changes and political reorganization। Significant events during British rule include the एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि हमारी आज की जो कांग्रेस पार्टी है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लेड बाय फिगर्स लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था कि नील दर्पण लिखा किसने, जिसका आंसर था दीन बंधु मित्र ने। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी चीज़ें समझी, काफ़ी चीज़ें जानी, और यही होता है एक असली मॉक एनालिसिस, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, हाँ ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, पढ़ लिया, ठीक है, हाँ नील दर्पण आपका हो गया दीन बंधु मित्र, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो। आप पूरा पढ़ते ही नहीं हो, पूरा समझते ही नहीं हो, तो इसीलिए आपको सिंप्लीफाइड मॉक्स चैनल मिला है, जिससे आप हर एक क्वेश्चन जो आप समझने के लिए आलस करते हो या आपको अच्छा नहीं लगता है, वो आपको यहाँ से मिल सके। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो ये आपका आ गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप जरूर जाकर के पढ़िएगा किसी और चैनल से, क्योंकि अभी तक हम केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ाए हैं। हालांकि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, आपको सिंप्लीफाइड मॉक्स पे हर एक चीज पढ़ाई जाएगी जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछी जाती है, बस आपको थोड़ा टाइम देना होगा। तो आइए अब इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपका CHOH है, फिर KOH है, फिर NaOH है, और फिर आपका LiOH है। अब आइए कुछ चीजें हम लोग और सीखते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सीखने आए हैं, ठीक है। द बेसिसिटी ऑफ अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स इंक्लूड The basicity of alkali metal hydroxides increases as we move down the group in the periodic table. This is because the ionic nature and size of cation increases as we move down the group. ठीक है, बाकी भी मैं अच्छी तरीके से इसको समझाऊंगा जब मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी आप लोग बस थोड़ा जल्दी जल्दी सीखते हैं। CHOS is the most basic among the given hydroxides because cesium at the bottom of the alkali metal group, ठीक है। और LiOH is the least basic because lithium is at the top of alkali metal group। तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे जो आपकी बेसिसिटी है वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर था उसकी सबसे कम होगी, इसीलिए LiOH जो है वो सबसे कम है, और जो सबसे नीचे होगा उसकी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि सीजियम हाइड्रोक्साइड की, CHOS की, जो कि आपकी सबसे ऊपर है इसके अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बाकी अभी आपको हम इसे अच्छी तरीके से जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है महेंद्र वर्मन वन वॉज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये आपको बताना है।
तो आइए फटाफट से देखते हैं इस आंसर को। तो इसका आंसर है आपका पल्लव डायनेस्टी। ठीक है, ये आपको जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर हम लोग और समझते हैं। तो देखिए, महेंद्र वर्मन वन वॉज अ रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। He reigned from 600 to 630 CE and was known for his पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर्स, यानी इन्होंने बहुत सारे आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर्स को बनवाया करवाया। इसके लिए जाने जाते हैं। महेंद्र वर्मन वन वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन नरसिम्हा वर्मन वन। ठीक है, हु कंटिन्यूड द एक्सपेंशन ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। Under Mahendravarman I, the Pallavas saw significant cultural and architectural advancement, including the construction of rock-cut temples, जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे साउथ इंडिया के अंदर। आप इसे सर्च भी करिएगा, जिससे आपको और अपनी जो इंडियन हेरिटेज है उसके बारे में जानने को मिलेगा और इनके काम को भी जानने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। ठीक है, अपने आर्ट्स को लेकर के, ठीक है, कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट को लेकर के। कुछ और इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन आइए उसको भी जान लेते हैं। जैसे कि पल्लव डायनेस्टी के बारे में लिखा हुआ है कि द पल्लव डायनेस्टी वॉज अ साउथ इंडियन डायनेस्टी एंड एग्जिस्टेड फ्रॉम 275 सीई टू 897 सीई। रूलिंग रीजन्स ऑफ प्रेजेंट डे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है। ठीक है, द पल्लवास वर नोन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्पेशली ड्यूरिंग द राइम ऑफ महेंद्र वर्मन वन। ठीक है, एंड नरसिम्हा वर्मन वन, जो कि उन्हीं के पुत्र थे। दे प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांजिशन फ्रॉम रॉक कट आर्किटेक्चर टू स्टोन टेम्पल्स। The Sword Temple at Mahabalipuram, built by Narasimhavarman II, is a UNESCO World Heritage Site and an excellent example of Pallava architecture. अब हम लोग इनके जो महेंद्र वर्मन वन है उनके बारे में और अच्छी तरीके से जान जाते हैं। महेंद्र वर्मन One was a prominent ruler of the Pallav dynasty, known for his military and architectural achievements, जो कि अभी तक हम लोग सुन ही रहे हैं। He converted from Jainism to Shaivism. तो देखिए, वो जैन थे शुरू में, हालांकि वो शैविज्म को अपनाए, यानी कि शिव जी की आराधना को वो अपनाए। एंड प्रोमोटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स, क्योंकि शिव जी जो है वो हिंदू के अंदर आते हैं, क्योंकि शिव जी जो है वो हिंदुइज्म के अंदर आते हैं। तो फिर उन्होंने जो हिंदू टेम्पल्स हैं उसको बहुत ज्यादा बनवाया। हिज राइम मार्क द बिगिनिंग ऑफ पल्लव एक्सपेंशन इन साउथ इंडिया, एस्टेब्लिशिंग देयर डोमिनेंस इन द रीजन। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो डोमिनेंस था वो साउथ इंडिया के अंदर था, जिसके अंदर आपका तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। ही इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल रॉक कट टेम्पल्स, इंक्लूडिंग द फेमस रॉक कट केव टेम्पल्स इन महाबलीपुरम। चोला डायनेस्टी के अंदर आपका आता है कि द चोला डायनेस्टी वाज अनदर प्रोमिनेंट साउथ इंडियन डायनेस्टी दैट रूल्ड फ्रॉम द 9th to 13th century CE. They are known for their naval prowess, extensive trade and contribution to Tamil literature, art and architecture. Raja Chola I and his son Rajendra Chola I were notable rulers who expanded the Chola empire. नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर लिखा हुआ है, द बृहदीश्वरर टेम्पल इन तंजवुर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट ऑफ द चोला डायनेस्टी। पांड्या डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें तो द पांड्या डायनेस्टी वाज एन एंशिएंट तमिल डायनेस्टी दैट रूल्ड पार्ट ऑफ South India, primarily the region of present-day Tamil Nadu. They were known for their contribution to Tamil literature and their support of the Tamil Sangam, an assembly of poets and scholars. The Pandyas were also famous for their pearl fisheries along the southern coast. Madurai was the capital of Pandya kingdom and a significant cultural and religious center. तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बाकी जब आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो मैं आपको हर एक चीज अच्छी तरीके से बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, याद कराऊंगा। बाकी वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, इसीलिए हम इसे अब कई पार्ट्स में बनाएंगे। आज के इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चन तक ही इसे रखते हैं। मैं तो कोई टारगेट आप लोग को देता नहीं हूं, पर मेरे को समझने के लिए कि क्या आप लोग इसे पसंद भी कर रहे हो या नहीं, या आप लोग को इसे और चाहिए भी या नहीं, तो आप जरूर कमेंट भी करिएगा, तभी हम इसके आगे और सीरीज बनाएंगे। और मैं सोचता हूं कि अगर इसके अंदर 1000 प्लस व्यूज जाएंगे तभी इसे और आगे कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है अदर वीडियो बनाने में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो चाहिए, ये सीरीज चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को 1000 व्यूज तक
कर दीजिएगा, उसके बाद ही हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, ताकि आप लोगों को भी परेशानी ना हो हमें, क्योंकि इंग्लिश के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड आती है वीडियो बनाने के लिए। और अगर हम जीके पे बनाएंगे तो इंग्लिश पे हो सकता है कि थोड़ा कम बने, तो इसीलिए हम कोशिश ये करेंगे कि अगर इसके ऊपर डिमांड रहेगी तभी ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू होगी, अदरवाइज हम इन फ्यूचर इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।